Hello students, this is Abhishek Karma and welcome to our channel विद्यास थलीवाले सर। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लेकर आए हैं क्लास 10 सीबीएसई एनसीईआरटी ज्योग्राफी का 4th चैप्टर एग्रीकल्चर। जी हाँ, ज्योग्राफी के इस 4th चैप्टर एग्रीकल्चर का आज हम 7th वीडियो लेक्चर लेकर आए हैं। इसके पहले स्टूडेंट्स हम इस चैप्टर के ऑलरेडी 6 वीडियो लेक्चर्स ला चुके हैं, जिसमें हमने बात की है टाइप्स ऑफ फार्मिंग की, हमने बात की है क्रॉपिंग पैटर्न की, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर की, और स्टूडेंट्स हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर्स में बात की थी किसकी, मेजर क्रॉप्स जो हमारे सीरियल क्रॉप्स है, ग्रेन क्रॉप्स हैं, उनकी बात की थी, जैसे कि राइस है ना, वीट, इस तरह की। और तो और फिर हमने मिलेट क्रॉप की भी बात की, राइस के बाद मिलेट क्रॉप जैसे कि ज्वार, बाजरा और रागी की भी बात की है। यानी कि हमने अपने क्रॉप्स जो हैं वो पूरे कवर अप कर लिए हैं। और अब हम बात करने वाले हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स जो मिलेट के अलावा, यानी मिलेट के अलावा जो अदर क्रॉप्स है उनकी बात हम करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, आज का वीडियो बहुत ज्यादा अमेजिंग, इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल रहने वाला है। वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। तो चलिए बिना कोई समय गवाए आज के इस अमेजिंग वीडियो को हम शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, मिलेट के तीनों क्रॉप यानी कि ज्वार, बाजरा एंड रागी, इन तीनों को पढ़ लेने के बाद अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्रॉप की ओर, जो कि है मेज। तो क्या होता है चलिए देखते हैं। तो मेज जो है एक ऐसा क्रॉप है जिसे फूड और फॉडर दोनों के रूप में खाया जा सकता है। जी हाँ, फूड एंड फॉडर क्रॉप। फूड मतलब ऐसा क्रॉप जो भोजन के रूप में खाया जाए, फॉडर मतलब चारे के रूप में। चारा का मतलब आप समझते हैं जो जानवरों को खिलाया जाता है। जी हाँ स्टूडेंट, तो मेज कैन बी यूज्ड बोथ एज फूड एंड फॉडर क्रॉप। इसे चारे के रूप में और भोजन के रूप में भी खाया जा सकते हैं, यानी इंसान खुद भी खा सकते हैं और जानवरों को भी खिला सकते हैं। यानी कि ये जो क्रॉप है, ये किसान क्या करता है, फार्मर क्या करता है, एक तो अपने परिवार के खाने के लिए यानी कॉमर्शियल पर्पस के लिए भी उगाता है, साथ ही साथ जो एनिमल रियरिंग करते हैं या जिनके यहाँ एनिमल्स है, कैटल फीडिंग के लिए क्या कर सकते हैं, खिलाया जा सकता है, ये चारा उगाया जा सकता है। तो इट कैन बी यूज्ड बोथ एज फूड एंड फॉडर क्रॉप्स। जी हाँ स्टूडेंट्स, इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में अधिकतर मेज उगाया जाता है। इवन इंडिया में जो मध्य प्रदेश है ना, मध्य प्रदेश, यहाँ पर कॉर्न जो है, सॉरी मेज जो है बहुत ज्यादा उगाया जाता है। इवन मध्य प्रदेश का जो छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, आसपास का डिस्ट्रिक्ट, उसे क्या कहा जाता है, कॉर्न सिटी कहते हैं छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट को। जी हाँ स्टूडेंट, अभी हम बात कर लेते हैं कि किन कंडीशन में उग सकता है, इसकी क्रॉप क्या है, इसकी सीजन क्या है, क्रॉपिंग सीजन क्या है, इसको सॉइल कौन से चाहिए, टेम्परेचर कौन से चाहिए, सारी बातें हम कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात आपको ध्यान क्या रखना है, इट कैन बी बोथ यूज्ड एज फॉडर एंड फूड क्रॉप। ठीक है, क्लियर है। आगे देखते हैं दूसरी बात, इट इज ए खरीफ क्रॉप। ये कौन सा क्रॉप है, खरीफ क्रॉप है, लेकिन फिर भी ये कुछ पार्ट है, जैसे बिहार में तो इसे हम रबी क्रॉप के रूप में उगाते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, मेज जो है यहाँ तो खरीफ क्रॉप है, लेकिन बिहार में क्या है, रबी क्रॉप है। ऐसा क्यों, चलिए हम जानते हैं। बिहार एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे बाढ़ बहुत ज्यादा आती है। जी यहाँ बारिश बहुत ज्यादा होती है, तो अक्सर वहाँ बाढ़ ज्यादा आती है। तो बाढ़ आने के कारण क्या होता है, मैक्सिमम जो पॉपुलेशन वहाँ की सफर करती है। वहाँ पे जो इलाका होता है, ज्यादा बारिश होती है और मेज को बहुत ज्यादा बारिश की है, मतलब पानी की आवश्यकता नहीं है, उसे बहुत ज्यादा रेनफॉल नहीं चाहिए होता है, ज्यादा रेनफॉल नहीं चाहिए होता है। मानसून में बारिश आती है, तो वहां के किसान मानसून में न उगाकर कब उगाते हैं इसे, मानसून के बाद के समय, जब थोड़ा थोड़ा पानी आते रहता है, यानी विंटर की स्टार्टिंग होती है, तब उगाते हैं, यानी कि रबी क्रॉप के रूप में उगाते हैं। बाकी ऑल ओवर इंडिया तो इसे खरीफ क्रॉप के रूप में उगाया जाता है, जबकि बिहार में इसे रबी क्रॉप के रूप में उगाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये एक एक्सेप्शन की तरह है, कोई भी क्रॉप जो है या तो खरीफ है या फिर रबी है। लेकिन स्टूडेंट, मेज एक ऐसा क्रॉप है जो ऑल ओवर इंडिया में खरीफ क्रॉप है, लेकिन उसे बिहार में रबी क्रॉप के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, उगाया जाता है। तो वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, कुछ हटके और अलग है, तो एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, तो ध्यान ये रखिएगा। इट इज ए खरीफ क्रॉप बट रबी क्रॉप इन बिहार। अगला पॉइंट देखते हैं, इसे जो टेम्परेचर चाहिए, इसे जो रेनफॉल चाहिए, कितना चाहिए होता है, उसकी बात हम करते हैं। इट रिक्वायर्स टेम्परेचर बिटवीन 21 डिग्री सेंटीग्रेड टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड। जी हाँ, इसे जो तापमान टेम्परेचर चाहिए वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक का चाहिए। एंड एनुअल रेनफॉल ऑफ 50 टू 75 सेंटीमीटर। और जो इसे एनुअल रेनफॉल चाहिए, यानी साल भर में जो बारिश चाहिए वो 50 से 75 सेंटीमीटर के बीच ही चाहिए। टेम्परेचर देख लीजिए 21 डिग्री टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड जो रेनफॉल है वो रिक्वायर्ड कितनी है, 50 टू 75 सेंटीमीटर। जी हाँ स्टूडेंट, तो बहुत ज्यादा बारिश नहीं चाहिए, लेकिन बिहार में ज्यादा बारिश होती है, इसलिए इसे क्या करते हैं, खरीफ में न उगाकर रबी में उगा देते हैं। देखिए स्टूडेंट, आपको ये बात तो ध्यान में आगे होंगी कि इसे फूड और फॉडर क्रॉप दोनों बोलते हैं। दूसरा है खरीफ क्रॉप है, लेकिन बिहार में रबी क्रॉप है। तीसरा, इसमें जो टेम्परेचर चाहिए वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक चाहिए। स्टूडेंट्स, कुछ इलाकों में ये 21 से लेकर 32 डिग्री तक का भी टेम्परेचर चाहिए होता है। जी हाँ स्टूडेंट, 21 डिग्री सेंटीग्रेड से
32 डिग्री सेंटीग्रेड का भी टेम्परेचर चाहिए होता है कुछ रीजन्स में। तो आप समझ लीजिए एवरेज जो है 21 टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए होता है, और रेनफॉल जो है 50 टू 75 सेंटीमीटर की चाहिए इसे ग्रो करने के लिए। आगे देखते हैं इसे सॉइल कौन सा चाहिए होता है। ओल्ड एलुवियल सॉइल इज बेस्ट फॉर इट्स ग्रोथ। जी हाँ, फॉर द ग्रोथ ऑफ मेज ओल्ड एलुवियल सॉइल इज बेस्ट। आपको पता है स्टूडेंट्स एलुवियल सॉइल दो टाइप की होती है ना, ओल्ड एलुवियल और न्यू एलुवियम, आपको पता है। तो उसमें से ओल्ड एलुवियम जो सॉइल है वो क्या है, बेस्ट है इसकी ग्रोथ के लिए। ओल्ड एलुवियल सॉइल इज बेस्ट फॉर द ग्रोथ ऑफ मेज, याद रखिएगा। टेम्परेचर 21 टू 27, रेनफॉल 60 टू 75 सॉरी 50 टू 75, और सॉइल जो है एलुवियल यानी कि ओल्ड एलुवियल सॉइल, याद रखना है आपको। ठीक, अगला देखते हैं स्टूडेंट्स, जब से हमारे यहाँ ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ है, यानी कि जब से हरित क्रांति आई है, हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जो सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने क्या किया था, ग्रीन रिवॉल्यूशन जैसे सिस्टम स्कीम्स योजनाएं भारत सरकार के द्वारा शुरू करवाई थी, जिससे किसानों को बहुत फायदा हुआ और हमारे देश में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होने लग गया। और इंडिया जो है न सिर्फ अपने लिए प्रोड्यूस करता है, बाकी दूसरे वर्ल्ड के लिए प्रोड्यूस करता है। वर्ल्ड में जितनी कंट्रीज है उनको एक्सपोर्ट करता है, यानी हम जरूरत से ज्यादा उगाते हैं ताकि दूसरों को बेच पाए और उनसे पैसा कमा पाए। तो पिछले कुछ सालों में HYV सीड्स यानी हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स और अच्छी इरिगेशन फैसिलिटी बढ़ा दी गई है, जिसके कारण क्या हुआ है, बहुत सारा मेज का प्रोडक्शन बढ़ गया है। यानी जिन इलाकों में पहले मेज प्रोडक्शन कम होता था वहां ज्यादा उगने लग गया है। इसके पीछे की वजह क्या है कि HYV सीड्स यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, आपको पता है, यानी उच्चतम क्वालिटी के बीज जिसे कहते हैं, उच्चतम गुणवत्ता वाले बीज, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यानी ज्यादा पैदावार वाले बीज जिससे ज्यादा प्रोडक्शन होगा, HYV सीड्स। साथ ही साथ फर्टिलाइजर्स यानी खाद और तो और अच्छा इरिगेशन सिस्टम बना दिया गया, जिसके कारण ज्यादा प्रोडक्शन कर पा रहे हैं मेज का बहुत सारे स्टेट्स हो गया, रीजन्स हो गया पिछले कुछ सालों में। ठीक, तो प्रोडक्शन ऑफ मेज कह सकते हैं हम कि प्रोडक्शन ऑफ मेज हैज बीन इंक्रीज इन रिसेंटली इन पास्ट ईयर्स ड्यू टू इरिगेशन फैसिलिटीज, ड्यू टू HYV सीड्स, ड्यू टू फर्टिलाइजर्स, है ना, इन सब का। तो ये लिखा हुआ है कि यूज ऑफ HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड इरिगेशन हैज इंक्रीज्ड द प्रोडक्शन ऑफ मेज इन रिसेंट ईयर्स। पिछले ही कुछ बीते सालों में क्या हुआ है, हाल ही कुछ वर्षों में मेज का प्रोडक्शन बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि HYV सीड्स का इस्तेमाल हो रहा है। क्यों? फर्टिलाइजर ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। क्यों? इरिगेशन सिस्टम अच्छा कर दिया गया। इसी कारण जो है मेज का प्रोडक्शन अपने आप इंक्रीज हुआ। और क्या, द मेज प्रोड्यूसेस ऑफ द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ मेज, यानी इस मेज के मतलब मक्के के ज्यादा प्रोड्यूस करने वाले स्टेट कौन से हैं, कौन से स्टेट जो टॉप में आते हैं मेज प्रोड्यूसर में। इंडिया में कौन से स्टेट्स है जहां पे मेज बहुत ज्यादा उगाया जाता है, चलिए उसी की बात हम करते हैं। द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ मेज आर कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड बिहार। जी हाँ स्टूडेंट, द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ मेज यानी कि मेज के जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स हैं वो कौन है, मेज के बड़े प्रोड्यूसर है कर्नाटका, मध्य प्रदेश, कौन सा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड बिहार। जो स्टेट्स आप देख पा रहे हैं, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और बिहार, ये ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे बहुत ज्यादा रेनफॉल नहीं होती है, और एक जगह पर होती भी है तो उसे शिफ्ट कर दिया है रबी क्रॉप में, खरीफ की जगह नहीं रबी क्रॉप में शिफ्ट कर दिया गया। और इन इलाकों में कौन सी सॉइल पाई जाती है, ओल्ड एलुवियल सॉइल पाई जाती है। स्टूडेंट्स, एक फैक्ट और है इसमें कि मेज जो है वो सबसे जल्दी रेडी हो जाने वाला क्रॉप है। जी हाँ, सबसे जल्दी तैयार होने वाली जो फसल है वो मेज है। बाकी क्रॉप्स को 4 मंथ्स या 4.5 मंथ्स लगते होंगे या 3.5 मंथ लगते होंगे, लेकिन जो मेज है वो 3 मंथ्स में ही बन के रेडी मतलब तैयार हो जाता है। इसमें फसल आ जाती है 3 महीने में ही, 2.5 से 3 महीने में क्रॉप पूरी तरह से क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है पक्के। यानी मेज क्रॉप जो सबसे जल्दी, मक्के की फसल जो है सबसे जल्दी तैयार होने वाली फसल है। ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी फसल है जो सबसे जल्दी तैयार होती है, तो वो है मेज। वीट, राइस, इन सबको टाइम लगता है, लेकिन अकेले मेज ऐसी क्रॉप है जो सबसे जल्दी फसल रेडी हो जाती है, तैयार हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये बात की हमने मेज की। आपको कुछ खास बातें मेज के बारे में याद रखनी है। सबसे पहला कि ये फूड और फॉडर क्रॉप्स दोनों है। दूसरा कि ये तो खरीफ क्रॉप है पूरे इंडिया में, लेकिन रबी क्रॉप है बिहार में। और तो स्टूडेंट्स, इसे ग्रो करने के जो टेम्परेचर चाहिए वो कितना चाहिए, 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक चाहिए, और रेनफॉल 50 टू 75 सेंटीमीटर चाहिए। और इसका जो बेस्ट ग्रोथ होता है किस सॉइल में होता है, एलुवियल सॉइल में होता है। और पिछले कुछ सालों में इसका प्रोडक्शन बहुत बड़ा है, क्योंकि इसमें HYV सीड्स, इरिगेशन और फर्टिलाइजर का इस्तेमाल हुआ है। और जो मेजर प्रोड्यूसर स्टेट्स हैं मेज के वो कौन है, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड बिहार। तो स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है यही खास बातें किसकी, मेज की। तो चलिए हम बात करते हैं हमारे अगले फूड क्रॉप की। सो स्टूडेंट्स, मेज को पढ़ लेने के बाद अब हम बात करते हैं हमारे अगले ग्रेन क्रॉप की, जो कि है पल्सेस। जी हाँ, पल्सेस का मतलब होता है दाल,
उसी की बात करते हैं कि देखते हैं कौन कौन सी दालें इंडिया में उगाई जाती हैं, उनकी ग्रोइंग कंडीशन क्या है। तो चलिए देखते हैं। पल्सेस, पल्सेस का मतलब क्या होता है? दाल। जी हाँ स्टूडेंट, जो दाल उगाई जाती है, दाल जो हम खाते हैं वही पल्सेस है। स्टूडेंट्स, हमारे इंडिया में पल्सेस जो है वो डेली हमारे फूड का पार्ट है। जी हाँ, मैक्सिमम एरियाज में जहाँ पर राइस ज्यादा खाया जाता है वहाँ पे पल्सेस भी खाई जाती है। राइस और व्हीट के बाद ज्यादा खाया जाने वाला कोई तीसरा अगर कोई फूड क्रॉप कहा जाए तो वो क्या होगा? पल्सेस ही होगा। बाकी कंट्रीज में तो दाल को, पल्सेस को एक डिश के रूप में कभी कभी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ कंपलसरी जैसा है। अगर राइस है तो मैक्सिमम चांसेस है कि वो पल्सेस बनेगी ही, यानी कुक की ही जाती है। स्टूडेंट्स, पल्सेस जो हैं वो लेग्यूमिनस क्रॉप्स होती हैं। लेग्यूमिनस क्रॉप्स क्या है पहले आपको बता चुके हैं। तो लेग्यूमिनस क्रॉप्स का मतलब क्या? वो क्रॉप जो क्या करती हो, सॉइल में नाइट्रोजन फिक्स करती हो। द क्रॉप विच फिक्सेस नाइट्रोजन इन सॉइल, यानी इन्वायरमेंट से नाइट्रोजन लेके सॉइल के अंदर नाइट्रोजन स्टोर करना, ये किसका काम होता है? उन क्रॉप्स का जो क्या होती है? लेग्यूमिनस क्रॉप्स होती है। फॉर एग्जांपल ग्राम, ग्राम की बात करें चने, तो जो चने का पेड़ होता है ना ग्राम का, उसके रूट्स में छोटे छोटे नोड्यूल्स ऐसे दाने फॉर्म होते हैं बड़े बड़े। तो क्या होता है? वो दानों में राइबोजियम बैक्टीरिया रहता है, राइबोसोम बैक्टीरिया, RIBOSOM ना राइबोजियम, सॉरी RIBOZIUM, राइबोजियम बैक्टीरिया रहता है। वो बैक्टीरिया क्या करता है? वो नाइट्रोजन सोखता है किससे? उस प्लांट में जो नाइट्रोजन फिक्स किया गया है। अब वो जो बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन सोख नहीं सकता, लेकिन क्या करता है? जो प्लांट है वो सोख सकता है, लेकिन बैक्टीरिया नहीं कर सकता। तो बैक्टीरिया प्लांट की मदद से ले लेता है नाइट्रोजन। इस तरह से दोनों की बॉन्डिंग चलती है। आप पैरासाइटिक पढ़े होंगे तो आपको समझ में आया होगा, पढ़ाया गया होगा साइंस में, ठीक है। वो ज्यादा डिटेल में उसकी बात नहीं करेंगे। तो एक बात समझ लीजिए कि पल्सेस आर लेग्यूमिनस क्रॉप्स। पल्सेस क्या है? लेग्यूमिनस क्रॉप्स है। इतना तो आपको क्लियर हो गया कि पल्सेस कौन से क्रॉप है, तो लेग्यूमिनस क्रॉप है। और लेग्यूमिनस क्रॉप क्या होती है आप जान चुके हैं। आगे देखते हैं। स्टूडेंट्स, इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, मतलब लार्जेस्ट है, ज्यादा प्रोड्यूस करता है क्या? पल्सेस। और तो और इवन कंजम्पशन भी सबसे ज्यादा है, यानी पल्सेस उगाता भी सबसे ज्यादा कौन है? इंडिया ही। पल्सेस को खाता भी सबसे ज्यादा कौन है? इंडिया ही। पहले ही हम आपको बताएं। तो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा दाल उगाना और दाल खाने का काम कौन करते हैं? इंडियंस। जी हाँ, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। पल्सेस जो होते हैं स्टूडेंट्स वो बहुत ही रिच होते हैं मिनरल्स और विटामिन में। जी हाँ, जो भी पल्सेस है मिनरल्स, विटामिन और प्रोटीन में, खासकर प्रोटीन तो बहुत ज्यादा पाया जाता है। इसीलिए जो पल्सेस है उसे कहा जाता है कि पल्सेस जो है वो पुअर मैन का मीट है, यानी गरीब आदमी का जो मीट है वो क्या है? पल्सेस है। एक्चुअली मीट बहुत महंगा होता है जो प्रोटीन से भरा होता है। तो प्रोटीन का सोर्स अमीर आदमी के लिए तो मीट है, वो आसानी से खरीद पाएगा, लेकिन जो गरीब आदमी है उसकी प्रोटीन की कमी जो है कहाँ से पूरी होती है? तो पल्सेस से। और इसीलिए पल्सेस को क्या कहा जाता है? पुअर मैन्स मीट, यानी गरीबी आदमी का जो मटन है, मीट है, वो क्या है? पल्सेस है। ये कहा जाता है, कहावत के रूप में फेमस है। पल्सेस आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन। क्या होती है पल्सेस? इंपॉर्टेंट सोर्स है किसका? प्रोटीन का और मिनरल्स का। पल्सेस आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड मिनरल्स एंड आर आल्सो नोन एज पुअर मैन्स मीट। और किस नाम से जानी जाती है? पुअर मैन्स मीट। तो आपको ध्यान रखना स्टूडेंट्स, पूरे वर्ल्ड में पल्सेस प्रोडक्शन में किसका रैंक आता है? फर्स्ट इंडिया का। कंजम्पशन में किसका रैंक आता है? इंडिया का। और पल्सेस को क्या कहते हैं? पुअर मैन मीट, पुअर मैन्स मीट, यानी गरीब आदमी का मीट कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना स्टूडेंट, अक्सर एग्जाम में वन वर्ड के लिए, वन सेंटेंस के लिए ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जा सकता है कि पुअर मैन्स मीट किसे कहते हैं? पल्सेस। कौन से चीज में या कौन से क्रॉप में इंडिया का कंजप्शन और प्रोडक्शन दोनों में फर्स्ट रैंक है? तो याद रखना है पल्सेस। ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कवर अप होता है। तो चलिए आगे देखते हैं कि पल्सेस को उगने के लिए क्या कंडीशन की आवश्यकता होती है। पल्सेस नीड लेस सॉइल मॉइस्चर, है ना, एंड कैन सर्वाइव इन ड्राई कंडीशन। पल्सेस को सॉइल में कम मॉइस्चर, यानी कि जो सूखी जमीन होगी, ज्यादा पानी भी नहीं रहे, तब भी ये उग सकता है। और तो और जो ड्राई कंडीशंस होगी, मान लीजिए सूखा पड़ गया, बारिश ज्यादा नहीं हुई, फिर भी उस कंडीशन में पल्सेस उग सकती हैं। ऐसा नहीं कि दाल सड़ जाएगी या पल्सेस के प्लांट सूख जाएंगे, सड़ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये ड्राई कंडीशन में भी जिंदा रह सकते हैं। पल्सेस नीड लेस मॉइस्चर। अब इसे पानी कम चाहिए, इसका मतलब एक खरीफ क्रॉप हो गया, रबी क्रॉप। रबी क्रॉप ऑब्वियसली खरीफ तो मानसून बारिश का होता है, वो ज्यादा पानी होता है, तो कम सीजन में उगा देते हैं। Pulses need less soil moisture and can survive in dry condition। ड्राई कंडीशन में भी उग सकता है। और आगे देखते हैं कि इसका क्या काम है। लेग्यूमिनस क्रॉप्स है तो इसका रोल क्या प्ले करते हैं? पल्सेस प्ले ए की रोल इन क्रॉप रोटेशन। जी हाँ, पल्सेस जो होती हैं सारी वो क्या करती हैं? क्रॉप रोटेशन में की रोल यानी मेन रोल प्ले करती हैं। लेकिन एक पल्सेस छोड़ दिया जाता है, एक्सेप्ट अरहर। अरहर जो है वो लेग्यूमिनस क्रॉप की तरह नहीं है, वो नाइट्रोजन फिक्स नहीं करती सॉइल में, जबकि बाकी क्रॉप जो है वो नाइट्रोजन फिक्स करती है सॉइल में। तो क्या होता है, आपने मान लीजिए किसी साल राइस का क्रॉप उगाया आपने, मान लीजिए आपने खरीफ में क्या लगाया? राइस।
तो राइस लगाने से क्या होगा, सॉइल के अंदर जो नाइट्रोजन है वो प्लांट सोख लेगा, तो सॉइल में नाइट्रोजन की कमी होगी। लेकिन जैसे हम फिर उस खरीफ के बाद रबी क्रॉप लगा देंगे यानी पल्सेस लगा देंगे, तो क्या होगा, फिर से इन्वायरमेंट से नाइट्रोजन गैस जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा, सॉइल में फिक्स कर देगा, कौन, पल्सेस वाला प्लांट। फिर अगले साल खरीफ में हमें क्या मिलेगा, नाइट्रोजन मिलेगा। लेकिन आप बार बार अगर मान लीजिए खरीफ क्रॉप लगा रहे हैं और पल्सेस नहीं लगा रहे हैं, तो क्या होगा, आपको नाइट्रोजन कमी हो जाएगी, यानी क्रॉप के लिए नुकसानदायक होगा, अच्छी क्रॉप नहीं उग पाएगी। लेकिन अगर हम अल्टरनेट रोटेशन में चलाते रहें, यानी कि एक बार हमने पल्सेस उगाई, फिर दूसरी क्रॉप उगाई, फिर पल्सेस उगाई, फिर दूसरी क्रॉप उगाई, या 2-3 बार दूसरी क्रॉप उगाई, फिर बीच बीच में पल्सेस उगा लिए, तो इससे फायदा क्या होगा हमें कि हमारे सॉइल के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाएगा, नाइट्रोजन को फिक्स कर दिया जाएगा, किसके द्वारा, पल्सेस क्रॉप के द्वारा। तो क्रॉप रोटेशन में बहुत ही अच्छा रोल प्ले करते हैं, की रोल प्ले करते हैं कौन, पल्सेस, एक्सेप्ट अरहर, यानी कि तुअर दाल को ही अरहर कहा जाता है, वो ऐसा कोई काम नहीं करता है। ठीक, बाकी जितने भी पल्सेस हैं, यानी कि पी हो गया मटर, ग्राम हो गया चना, उड़द हो गया, मूंग हो गया, इस तरह की जो पल्सेस होती हैं ये लेग्यूमिनस क्रॉप होती हैं और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती हैं। Pulses play a key role, except arahar, in crop rotation as they have the ability to fix nitrogen and restore fertility of soil। जैसे ही नाइट्रोजन फिक्स होगा, वापस आएगा, कौन करेगा, ये पल्सेस क्रॉप करेंगे, तो सॉइल की फर्टिलिटी अपने आप बढ़ जाएगी। तो स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं कि पल्सेस के अंदर एक क्वालिटी है कि दे हैव क्वालिटी ऑफ रीफिक्सिंग नाइट्रोजन इन सॉइल एंड इंक्रीजिंग फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। जी हाँ, ये सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ा सकते हैं और नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स कर सकते हैं, कौन, पल्सेस, जिससे क्या करते हैं, क्रॉप रोटेशन करते हैं, इससे क्रॉप रोटेशन में हेल्प होती है। बट याद क्या रखना है कि इन सभी पल्सेस में से एक पल्सेस ऐसी है जो ये काम नहीं कर पाती, कौन सी, तुअर है, अरहर है, वो ये काम नहीं कर पाती है। स्टूडेंट्स आगे देखते हैं किसकी ग्रोइंग कंडीशन क्या है, क्या रिक्वायरमेंट है, कौन सी सॉइल चाहिए होती है। स्टूडेंट्स लगभग सभी सॉइल में उग जाती है, जो भी ड्राई लाइट सॉइल होगी ना, उन सभी सॉइल में उग जाती है। अब इसको टेम्परेचर और रेनफॉल कितना चाहिए, चलिए हम वो देख लेते हैं। पहला, दे रिक्वायर टेम्परेचर बिटवीन 20 डिग्री टू 30 डिग्री सेंटीमीटर। पहली बात यह कि इसको टेम्परेचर जो चाहिए वो 20 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच चाहिए। 20 से 30 का जो टेम्परेचर होता है ना, तापमान उतना चाहिए, 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चाहिए। और रेनफॉल विद एनुअल रेनफॉल ऑफ 50 टू 75 सेंटीमीटर। जी हाँ, इसे 50 से 75 सेंटीमीटर तक का रेनफॉल भी चाहिए। 20 से 30 डिग्री का टेम्परेचर और जो वार्षिक इसमें वर्षा है यानी एवरेज रेनफॉल है, एनुअल रेनफॉल जो है ना, वो कितनी चाहिए हमें, 50 टू 75 सेंटीमीटर। तब जाके हम क्या उगा पाएंगे, पल्सेस उगा पाएंगे। यानी मिलेट्स की तरह है, वही टेम्परेचर चाहिए, इसे वही रेनफॉल भी चाहिए और उसी तरह की ड्राई लाइट सॉइल भी चाहिए। जी हाँ स्टूडेंट्स, को बहुत ज्यादा पानी नहीं चाहिए। ये तो बात करी हमने किसकी, पल्सेस के ग्रोइंग कंडीशन की। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी मेन पल्सेस इंडिया में उगाई जाती हैं। तो मेजर पल्सेस ग्रोन इन इंडिया आर तुअर, उड़द, मूंग, मसूर, पीज एंड ग्राम। जी हाँ स्टूडेंट, तुअर तो आप जानते हैं, अरहर जिसे कहते हैं, उड़द मूंग, मसूर की दाल आप जानते होंगे, रेडिश सैफ्रॉन कलर की होती है, गोल गोल दाने जैसी होती है, सर गोल दाने होते हैं उसके गोल। एक्चुअली अब सारे ग्रेन्स, सारे दाल जो होती है वो गोल ही होती है, उड़द मूंग को छोड़ दिया जाए तो वो तो थोड़ा सा स्फेरिकल शेप जैसा, उस लंबे में होते हैं, स्फेरिकल भी नहीं। और हम एक और पल्सेस की बात करेंगे, हमने लिया नहीं उसका नाम, जी हाँ सोयाबीन। जी हाँ स्टूडेंट, सोयाबीन की भी दाल होती है, सोयाबीन की दाल भी होती है, सोयाबीन का तेल भी निकलता है, सोयाबीन बड़ी जो होती है उसकी सब्जी भी बनती है। तो सोयाबीन जो है वो भी प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। अक्सर जो बॉडी बिल्डर्स है वो सोयाबीन का इस्तेमाल करते हैं। आपने सुना भी होगा सोया प्रोटीन आता है ना, पैकेट फूड में आता है सोया प्रोटीन इस्तेमाल के लिए। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, सोयाबीन जो है वो हमारे एमपी में बहुत ज्यादा उगता है। मध्य प्रदेश जो है फर्स्ट रैंक करता है इंडिया में सोयाबीन प्रोडक्शन में। सोयाबीन का बहुत सारा काम है। सोयाबीन का काम क्या है, तेल, उससे ऑयल बनता है, यानी वो क्या है, तिलहन है। और उसका दाल बनता है सोयाबीन का, तो उसका क्या है, दलहन भी है। जी हाँ, और उसकी सब्जी भी बनती है बड़ी की। तो सोयाबीन भी इसमें है, हम शामिल कर लेंगे, याद रखिएगा वो भी एक पल्सेस ही है, पर बहुत ज्यादा उसे नहीं उगाया जाता है ना। दूसरी पल्सेस जैसे कि तुअर, उड़द, मूंग, मसूर, पीस एंड ग्राम, चना वगैरह, मटर वगैरह, ये सब उगाई जाती हैं। मेजर पल्सेस है जो इंडिया में उगाई जाती है। मेजर पल्सेस ग्रोन इन इंडिया है ना, उनकी बात की हमने। और बात कर लेते हैं कौन सी पल्सेस में रैंक है। मध्य प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस। जी हाँ स्टूडेंट्स, मध्य प्रदेश जो है वो पल्सेस का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा जो पल्सेस प्रोड्यूस होते हैं कहाँ, मध्य प्रदेश में। पूरे वर्ल्ड में कौन प्रोड्यूस करता है, इंडिया। और पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा कौन प्रोड्यूस करता है, मध्य प्रदेश। जी हाँ, मध्य प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस इन इंडिया। और ये सोयाबीन में भी फर्स्ट रैंक आता है, सोयाबीन उगाने में सबसे फर्स्ट रैंक। और दूसरा तरह तरह की पल्सेस भी इंडिया के इस मध्य प्रदेश स्टेट में उगती हैं। तो स्टूडेंट्स ये बात की हमने पल्सेस की। इसमें कुछ खास बातें हमें ध्यान रखने वाली क्या है, पल्सेस जो है वो क्या है, लेगुमिनस क्रॉप है। कैसी क्रॉप है, लेगुमिनस क्रॉप है।
और पल्सेस के बारे में कहा गया है कि इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट रैंक पे आता है, प्रोडक्शन में भी और कंजम्पशन पे भी। जी हाँ, इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ पल्सेस। जी हाँ, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। ठीक, ये जो पल्सेस होती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं प्रोटीन और मिनरल का, इसीलिए इसे पुअर मैंस मीट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? पुअर मैंस मीट भी कहते हैं। ये कम सॉइल वाले मॉइस्चर में भी उग सकता है, इससे जरूरी नहीं कि सॉइल में मॉइस्चर चाहिए। पल्सेस नीड लेस सॉइल मॉइस्चर एंड कैन सर्वाइव इन ड्राई कंडीशन, कैन सर्वाइव इन ड्राई कंडीशन, सूखे समय में भी, सूखे इलाकों में भी, परिस्थितियों में भी उग सकता है ना। ये बहुत ही की रोल प्ले करता है इसमें क्रॉप रोटेशन में। क्यों? क्योंकि इसके पास एबिलिटी है नाइट्रोजन फिक्सेशन की, जो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ा देते हैं। लेकिन इन सभी पल्सेस में से एक पल्सेस छोड़ दिया जाता है तुअर, उसके पास वो नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्वालिटी नहीं है, वो एबिलिटी नहीं है। ठीक, इसे जो टेम्परेचर चाहिए 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड की टेम्परेचर चाहिए, 50 से 35 सेंटीमीटर की रेनफॉल चाहिए। और इंडिया में जो मेजर क्रॉप्स उगती हैं वो कौन सी हैं? तुअर है, जिसे अरहर भी कहा जाता है, उड़द, मूंग, मसूर, पीज, ग्राम और सोयाबीन जैसे हैं। और मध्य प्रदेश जो है पूरे इंडिया में फर्स्ट रैंक पे आता है क्या प्रोड्यूस करने में? क्रॉप प्रोड्यूस करने में। कौन सी क्रॉप? इस पल्सेस क्रॉप को प्रोड्यूस करने में। जी हाँ, इंडिया फर्स्ट रैंक, और मध्य प्रदेश में भी इंडिया में भी मध्य प्रदेश फर्स्ट रैंक। तो ये स्टूडेंट्स हमने बात की पल्सेस की। चलिए हम बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की। स्टूडेंट्स, हमने अभी तक पढ़ा मेज के बारे में, पल्सेस के बारे में, राइस के बारे में, व्हीट के बारे में, ज्वार, बाजरा, रागी यानी मिलेट्स के बारे में। यानी अभी तक जितने भी हमने क्रॉप्स पढ़े वो सारे के सारे क्या थे? फूड क्रॉप्स थे, लेकिन ग्रेन्स वाले फूड क्रॉप्स थे। लेकिन स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे वो फूड क्रॉप जो अदर देन ग्रेन्स है, यानी जो ग्रेन्स अनाज नहीं है, दाने नहीं होते हैं उस प्रकार के अनाज की तरह। राइस, व्हीट, ज्वार, बाजरा जैसे ये ग्रेन्स नहीं होते, अनाज नहीं है, लेकिन हाँ ये फूड है, इनको खाने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे शुगर, शुगर कोई अनाज की तरह नहीं है कि उसे खा लिया जाए पका के, है ना, लेकिन फिर भी ये फूड है, इसे कंज्यूम किया जाता है, खाने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए क्या है वो फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन क्रॉप्स? चलिए हम बात करते हैं, देखते हैं कि सबसे पहले शुगर कैन के बारे में। तो स्टूडेंट्स, शुगर कैन जो है वो एक ऐसा क्रॉप है जो एनुअल क्रॉप है। एनुअल क्रॉप है का मतलब क्या? वो साल भर उगता है ना, रबी क्रॉप है ना, खरीफ क्रॉप है ना, जायद क्रॉप है। इसको उगाने में पूरा साल भर लग जाते हैं। जी हाँ, साल के किसी भी समय से लगाया जाता है, पूरे साल भर इसे उगाया जाता है। जनरली इसे मानसून सीजन के थोड़ा पहले या मानसून के स्टार्टिंग में लगा लिया जाता है स्टूडेंट्स। तो ये कैसा क्रॉप है? इट इज ए ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एनुअल प्लांटेशन क्रॉप। जी हाँ, ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में भी उग जाता है, और ये एनुअल प्लांटेशन क्रॉप है। एक तो प्लांटेशन है, शुगर केन प्लांट की तरह नहीं, ट्री की तरह किया जाता है। मतलब इसका काम क्या है? मेन पर्पस कॉमर्शियल के लिए, खुद के खाने के लिए पूरा खेत में पूरा गन्ना ही गन्ना लगा जाए, खाने के लिए नहीं, उसे क्या करते हैं? बेचने के लिए, कॉमर्शियल पर्पस के लिए करते हैं, उगाते हैं, इसलिए इसे प्लांटेशन क्रॉप कहा गया है। और ये एनुअल है, साल भर, कोई रबी नहीं कोई खरीफ नहीं, पूरा साल भर लगता है, इसलिए एनुअल प्लांटेशन क्रॉप। पूरे वर्ल्ड में शुगर कैन प्रोडक्शन में इंडिया का रैंक है सेकंड है। जी हाँ, ब्राजील का फर्स्ट रैंक आता है पूरे वर्ल्ड में, उसके बाद इंडिया का है। इंडिया रैंक्स ऑन सेकंड पोजीशन इन द प्रोडक्शन ऑफ शुगर कैन इन द वर्ल्ड आफ्टर ब्राजील। जी हाँ, इंडिया रैंक्स ऑन सेकंड पोजीशन इन द वर्ल्ड इन प्रोडक्शन ऑफ शुगर कैन आफ्टर ब्राजील। जी हाँ, ब्राजील के बाद सेकंड रैंक, यानी ब्राजील का फर्स्ट रैंक आता है पूरे वर्ल्ड में और इंडिया का सेकंड रैंक। और तो और स्टूडेंट, इंडिया में जो उत्तर प्रदेश स्टेट है वहां पे सबसे ज्यादा शुगर कैन उगाया जाता है। यानी इंडिया के स्टेट्स में फर्स्ट रैंक किसका आता है? उत्तर प्रदेश का आता है। किसमें? शुगर कैन प्रोडक्शन में। जी हाँ स्टूडेंट, दो चीजों में फर्स्ट रैंक है उत्तर प्रदेश का, एक व्हीट में और दूसरा शुगर कैन में, याद रखिएगा। और पल्सेस में मध्य प्रदेश का फर्स्ट रैंक है, तो याद रखना आपको इन चीजों का। ठीक, शुगर कैन को किस तरह का टेम्परेचर चाहिए, किस तरह का क्लाइमेट चाहिए, किन कंडीशन में उग पाएगा? शुगर कैन रिक्वायर्स हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। जी हाँ स्टूडेंट्स, इसे हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए इसके ग्रोथ के लिए, विद टेम्परेचर बिटवीन 21 डिग्री सेंटीग्रेड टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड। जी हाँ, इसके का टेम्परेचर भी कितना होना चाहिए? 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड का, विद एनुअल रेनफॉल ऑफ 75 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर। और एनुअल रेनफॉल कितना चाहिए? 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर। जी हाँ, टेम्परेचर 21 टू 27 और एवरेज रेनफॉल 75 टू 100 सेंटीमीटर। यानी टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा नहीं चाहिए और रेनफॉल भी बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन इसमें इरिगेशन रिक्वायर होती है। जी हाँ, इसमें पानी बहुत देना पड़ता है, समय समय पर थोड़ा थोड़ा, लेकिन पानी बार बार देना पड़ता है। जी हाँ, और लो रेनफॉल एरिया में तो टेम्परेचर इरिगेशन चाहिए ही चाहिए। जिनमें भी यहाँ पर रेनफॉल 75 से कम बारिश होती है उन एरियाज में तो इरिगेशन देना ही देना पड़ेगा। ठीक है, इट कैन ग्रो ऑन वेराइटी ऑफ सॉइल्स एज दे आर फर्टाइल एंड वेल ड्राई, है ना। ये किसी भी सॉइल पे उग सकते हैं, लेकिन वो शर्त यही है कि वो सॉइल कैसी होनी चाहिए? फर्टाइल होनी चाहिए एंड वेल ड्रेन्ड, यानी अच्छे से सिंचाई हुई, यानी पानी वहां अच्छा बढ़िया होना चाहिए।
इट कैन ग्रो ऑन वेराइटी ऑफ सॉइल्स, यानी ढेर सारी सॉइल्स पे उग सकता है, अलग अलग प्रकार की सॉइल्स पे उग सकता है, लेकिन एक रिक्वायरमेंट है इसकी, एक कंडीशन। कौन सी कंडीशन? कि सॉइल फर्टाइल होनी चाहिए और वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। और हम बात करते हैं स्टूडेंट्स इसमें लेबर की, इसमें कैसे लगते हैं, तो इसकी सिंचाई वगैरह में से काम करने में, इसमें से घास वगैरह निकालनी होती है, इसको इसके जो शुगर केन के जो ऊपर के लीव्स हैं सूखने के बाद जो निकाले जाते हैं, आपने देखा हो शुगर केन कैसी होती है, कुछ ऐसी होती है, इसमें जो लीव्स होती है, ठीक। तो ये जो लीव्स होती हैं इसे निकालने के लिए लेबर की आवश्यकता होती है, काटने के लिए लेबर की आवश्यकता होती है, इसे लगाने के लिए, और जब भी लगाते हैं लाइन लाइन से तो बीच में से जो घास फूस है उसे निकालने के लिए भी लेबर्स की आवश्यकता होती है, यानी कि मैनुअल लेबर लगते हैं इसमें, मशीन से नहीं, मैनुअल लेबर लगता है सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक। जी हाँ, मैनुअल लेबर फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग इज रिक्वायर्ड। इसमें मैनुअल लेबर की आवश्यकता होती है, हाथों से ही सारा वर्क करना पड़ता है, चाहे सोइंग से लेकर लास्ट हार्वेस्टिंग तक, हर समय में क्या लगेंगे? मैनुअल लेबर, यानी बहुत ज्यादा इसमें लेबर की आवश्यकता होती है। शुगर कैन इज रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शुगर जैगरी, जैगरी मतलब गुड़, आपको पता होगा ना गुड़, ठीक। शुगर कैन इज रॉ मटेरियल, यानी कि शुगर कैन से क्या बन सकता है? मैन्युफैक्चरिंग होता है किसका? शुगर का, चीनी बनती है, शक्कर, जैगरी गुड़ बनता है ना, खंडश्री एंड मोलासेस, खंडश्री आपको पता होगा ना, बतासे जिसको बोलते हैं, गाठी आपने देखा होगा, मराठी लोग गाठी इस्तेमाल करते हैं, होली के समय खाते हैं, और बताशे जो प्रसाद के रूप में बांटते हैं, ठीक, स्वीट के रूप में ही बताशे को खाया जाता है, व्हाइट कलर आ जाता है ना। मोलासेस, मोलासेस तो आपको पता है, अच्छे से आप पढ़े होंगे साइंस में, सुक्रोज फ्रुक्टोज का मोलासेस, ठीक। तो शुगर कैन से क्या बनाया जा सकता है? शुगर, जैगरी, खंडश्री एंड मोलासेस, इसके लिए क्या है? रॉ मटेरियल का काम करता है। और तो स्टूडेंट्स जो शुगर कैन के मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, कौन कौन से? वो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा। इन स्टेट्स में आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि यहाँ की पॉपुलेशन ज्यादा है। इन स्टेट्स में क्या होता है? पॉपुलेशन ज्यादा है मतलब मैनुअल लेबर भी ज्यादा मिल जाते हैं, और इन स्टेट्स में सॉइल भी अच्छी है, फर्टाइल सॉइल है, और पानी भी अच्छा ठीक ठाक मिल जाता है, और नहीं मिलता है तो इरिगेशन कर लिया जाता है, इन स्टेट्स में उग पा रहा है। तो ये हमने बातें जानी है किसके बारे में? शुगर केन के बारे में। अगर फिर से हम पूरा रिवाइज करें और देखें कुछ खास बातें जो हमें ध्यान रखने वाली हैं, तो क्या? इस शुगर केन उन इलाकों में उगता है जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल, यानी दोनों में, ट्रॉपिकल में ही एज वेल एज सब ट्रॉपिकल में भी उग जाता है, और तो और ये एनुअल प्लांटेशन क्रॉप है, ये बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। इट इज ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल एंड एनुअल प्लांटेशन क्रॉप। दूसरी बात, इंडिया रैंक्स ऑन सेकंड पोजीशन इन द वर्ल्ड आफ्टर ब्राजील इन प्रोडक्शन ऑफ शुगर कैन। जी हाँ, शुगर कैन के प्रोडक्शन में इंडिया का रैंक सेकंड आता है ब्राजील के बाद पूरे वर्ल्ड में। तीसरी बात कि इसे जो क्लाइमेट और टेम्परेचर चाहिए, कैसा चाहिए? तो इसे हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए अच्छे से ग्रो करने के लिए, जिसमें टेम्परेचर कितना हो? 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड का हो, और जो एवरेज एनुअल रेनफॉल हो वो कितनी हो? 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर की। पहली बात ये कि एक एनुअल प्लांटेशन क्रॉप है जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों में उग सकती है। दूसरी बात ये कि शुगर कैन के प्रोडक्शन में इंडिया का रैंक सेकंड आता है पूरे वर्ल्ड में आफ्टर ब्राजील, और फर्स्ट रैंक किसका आता है? इंडियन स्टेट का। तो उसमें हमें बताना है कि उत्तर प्रदेश जो है शुगर कैन प्रोडक्शन में फर्स्ट रैंक पर आती है, ठीक। तीसरी बात ये, इसे जो टेम्परेचर या क्लाइमेट चाहिए वो हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, जिसमें टेम्परेचर कितना हो? 21 डिग्री से 27 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर हो, और रेनफॉल कितना हो? 50 से 75 टू 100 सेंटीमीटर का रेनफॉल भी हो, 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर का रेनफॉल भी होना चाहिए। और तो स्टूडेंट्स ये वेराइटी ऑफ सॉइल पे उग सकता है, बहुत सारी ढेर सारी सॉइल पे उग सकता है, लेकिन शर्त है, क्या कंडीशन है? कि वो सॉइल जो है फर्टाइल होनी चाहिए, और साथ ही साथ वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। वो सॉइल फर्टाइल और वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, तो उसमें क्या उग सकता है? शुगर कैन अच्छे से उग सकता है। शुगर कैन को जो मैनुअल लेबरिंग है वो रिक्वायर होती है, सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक। जी हाँ, मैनुअल लेबर आर रिक्वायर्ड फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग। जी हाँ, इन शुगर कैन प्रोडक्शन मैनुअल लेबर्स आर रिक्वायर्ड। इसमें मैनुअल लेबर्स यानी हाथों से ही सारा काम होगा, चाहे सोइंग का हो, वीडीसाइड्स का हो, पेस्टिसाइड्स का हो, इंसेक्टिसाइड्स का हो, या हार्वेस्टिंग का हो, ये सारा काम किससे होगा? सिर्फ और सिर्फ मैनुअल लेबर से ही होगा। तो इसमें बहुत सारा लेबर वर्क, लेबर फोर्स लगता है। और स्टूडेंट शुगर कैन से जो है दूसरे मटेरियल्स का मैन्युफैक्चरिंग होता है ना। शुगर कैन इज रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ। शुगर कैन से क्या बनता है? शुगर बनती है। शुगर कैन से क्या बनता है? जैगरी गुड़ बनता है। शुगर कैन से क्या बनता है? खंडश्री बतासे इसके बोलते हैं। और शुगर कैन से क्या बनता है? मोलासेस बनता है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, ये सब ऑब्टेन करने के लिए शुगर से, ठीक। और शुगर के जो प्रोड्यूसिंग मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं कौन कौन से हैं? द मेजर शुगर कैन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र,
कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा, ये वो स्टेट्स है जहां पे शुगर केन ज्यादा उगता है। तो ये बात होगी स्टूडेंट्स, हमने शुगर केन कर ली, हमने मेज की बात की, हमने शुगर केन की भी बात की। जी हाँ स्टूडेंट्स, हमने पल्सेस की भी बात की, मेज की बात की, पल्सेस की बात की और शुगर केन की बात की। हमने देखा कि शुगर केन जो है वो पहला ऐसा फूड क्रॉप है जो अदर देन ग्रेन्स का फूड क्रॉप है। जी हाँ, ये ग्रे नहीं है शुगर केन, लेकिन हाँ इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। इसका शुगर बनाने में, जैगरी बनाने में, खंडश्री बनाने में, मोलेसेस बनाने में इस्तेमाल होता है। ये एक एनुअल प्लांटेशन क्रॉप है जो जिससे प्रोडक्शन में, यानी शुगर केन के प्रोडक्शन में पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड में इंडिया जो है सेकंड रैंक पे आता है आफ्टर ब्राजील। और पूरे इंडियन स्टेट में फर्स्ट रैंक किसका आता है? उत्तर प्रदेश का, शुगर केन में प्रोडक्शन में। और इसे उगने के लिए हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, टेम्परेचर 20 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चाहिए, और एवरेज रेनफॉल जो 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर का एनुअल रेनफॉल चाहिए। इसमें ये कई प्रकार की सॉइल में, वैरायटी ऑफ सॉइल्स में उग सकता है, लेकिन शर्त यह है कि वो सॉइल जो है फर्टाइल और वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। और तो और इसे उगाने के लिए मैनुअल लेबर की आवश्यकता होती है। फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग किसकी आवश्यकता होगी? मैनुअल लेबर की आवश्यकता होगी। और इससे मैन्युफैक्चर क्या हो सकता है? शुगर केन से क्या क्या बनता है? जैगरी बनती है, शुगर बनता है, मोलासेस बनते हैं, खंडश्री बनता है, ये सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। स्टूडेंट्स, शुगर केन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप है, ना कि सिर्फ हमारे इंडिया में, वर्ल्ड के दूसरे पार्ट में शुगर केन उगाई जाती है। शुगर केन इंडस्ट्री जो है बहुत ही ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाली इंडस्ट्री है, क्योंकि शुगर केन अगर बनेगी, प्रोड्यूस होगी, शुगर केन अगर खेतों में उगाया जाएगा तो उसके लिए शुगर मिल बनेगी, शुगर फैक्ट्रीज बनेंगी, तो जहां पर लेबर्स को जॉब मिलेगा। और स्टूडेंट, शुगर केन का प्रोडक्शन लेबर वाला होता है, पूरा मैनुअल वाला, यानी इसमें लेबर भी लगेंगे, यानी फैक्ट्री में तो काम मिलेगा ही, साथ ही साथ जिस जगह पर उगाया जाएगा खेतों में काम करने के लिए मजदूरों को भी जॉब मिलेगा। और साल भर वाला क्रॉप है ये, एनुअल, तो साल भर जॉब मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कॉटन वाला है तो जब कपास लगाना है, कपास चुनना है तब जॉब मिलेगा, बाकी टाइम नहीं मिल रहा। इसमें तो साल भर जॉब मिलते रहेगी, एनुअल प्लांटेशन क्रॉप है। और स्टूडेंट्स, ये बहुत ही स्कोप वाला है जहां पे बेनिफिट अर्न किया जा सकता है, ये फार्मर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लेक्चर में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी नॉलेज गेन कर पाए। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए, हम आपके डाउट पूरी तरह से दूर करने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह से देखते रहिए, नोट्स प्रिपेयर करते रहिए। जो भी वीडियो वाइज मिल रहा है आपको 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से आप पूरे वीडियोस को स्टोर कीजिए, उनके नोट्स प्रिपेयर कीजिए सीक्वेंस वाइज, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको टेस्ट के में बहुत आसानी होगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, बने रहिए हमारे चैनल पर और इसी तरह देखते रहिए हमारा चैनल विद्यास्थली वाले सर।